हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्लास 9th के बच्चों के लिए विज्ञान का सीरीज लेके चल रहे थे। तो क्लास 9th के एग्ज़ाम में आप लोग का जो 29 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। हाँ बच्चों, इसका पार्ट 1 का वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका था। आप लोग का पार्ट 1 का वीडियो जो है वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। पार्ट 1 का जो वीडियो है अपलोड हो चुका है, उसमें बच्चों 1 से लेकर 20 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग का जो 29 जनवरी 2025 को क्लास 9th के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका विज्ञान सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन आंसर्स मोस्ट VVI लेकर आए हैं और ये बच्चों पार्ट 2 है। तो आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 का बच्चों पूछा गया 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आप लोग का लास्ट वीडियो में बताया गया था कि 1 ग्राम जल में याद रखिएगा कि जो होता है वो होता है टोटल। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा 1 मोल में पहले कितना याद रखिएगा, 1 मोल में 18 ग्राम जल होते हैं। 1 मोल में कितना याद रखिएगा, 18 ग्राम जल होते हैं। ये आपका बच्चों हो गया 18 ग्राम, यानी कि 1 मोल में कितना होता है 18 ग्राम। तो आप लोग के यहाँ पूछा गया 36 ग्राम में, तो 1 मोल में 18 ग्राम तो 36 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 2 गुना हुआ, यहाँ से भी 2 गुना होगा, यानी कि 2 मोल हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा यहाँ से कि 36 ग्राम जल में कितना मोल होगा, तो हो जाएगा 2 मोल। 2 मोल, क्योंकि 1 मोल में होता है 18, 1 मोल में 18, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 36। तो वही पूछा था बच्चों 36 ग्राम जल में कितना मोल होता है, तो 2 याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो गया बच्चों आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है आपका C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों देखिए मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है। तो C2H2 है तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा पहले C का मतलब क्या होता है, कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान कितना होता है बच्चों इसका डबल 12। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का जो द्रव्यमान हो गया वो 12 हो गया। कितना अणु है 2, तो 2 से गुना कीजिएगा, फिर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे प्लस का साइन दीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना नंबर में आता है बच्चों, 1 नंबर में। अणु कितना है 2, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी 1 होता है बच्चों। तो 1 दूना 2, यहाँ पे 2 जोड़ दीजिएगा, तो 12 दूना कितना हो गया बच्चों 24, 24 2 कितना हो गया 26। इस प्रकार बच्चों एक मोलर द्रव्यमान निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, यानी कि 26। देखिए यहाँ पे कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान, गुना कर दीजिएगा अणु का संख्या से 2 से, प्लस कीजिएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान याद रखिएगा 1 होता है और यहाँ अणु 2 है तो 2 से गुना कर दीजिएगा। तो 12 दूना 24 प्लस 2 यानी कि बच्चों 26 इज द राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया बच्चों इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। तो यहाँ पे बच्चों एक ट्रिक याद करवा रहे हैं जिससे आप लोग का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों याद हो जाएगा। क्वेश्चन से ट्रिक याद रखिएगा, ईंट पर नाच बच्चों, ईंट पर नाच। इसका मतलब क्या समझेंगे, ई से बच्चों देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूछा है ना, तो ई से मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था बच्चों ट से, यानी कि थॉमसन, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा जे थॉमसन इज द राइट आंसर। तो हम यहाँ बताएं बच्चों पहले ईंट पर नाच, यानी कि ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन यानी कि थॉमसन, इसी को बोलते हैं बच्चों। तो जे थॉमसन बोलिए, थॉमसन बोलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। वहीं पे बच्चों यहाँ पे अभी हम ट्रिक में बताए थे ईंट पर, यहाँ पे क्या बताए थे ईंट, तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन यानी कि थॉमसन हो गया बच्चों। वहीं पर प से हो गया प्रोटॉन, प से क्या हो गया प्रोटॉन, और र से क्या हो गया बच्चों रदरफोर्ड, र से क्या हो गया रदरफोर्ड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था ए नंबर में रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने बच्चों। तो प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड ने खोज किया। उसी तरह बच्चों नाच लिखवाए थे लास्ट में, नाच आने से न से हो जाएगा बच्चों न्यूट्रॉन, न से क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया बच्चों, तो चैडविक चचा ने किया। किसने किया, चैडविक, च से चैडविक। यहाँ से याद रखिएगा बच्चों आप लोग ईंट पर नाच आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ईंट पर नाच इसका मतलब होता है ई से इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, प से प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, न से न्यूट्रॉन का खोज च से चैडविक ने किया। तो सारे बच्चों आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो इस प्रकार हो गया बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 23 में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी प्रकार आप लोग का ट्रिक से भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया बच्चों एक तत्व में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो परमाणु संख्या। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है ये बराबर होता है। परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है, साथ साथ में बच्चों प्रोटॉन का संख्या भी बराबर होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पर 11 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का संख्या 11 दिया हुआ है, तो परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा बच्चों, 11 ही हो जाएगा। तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि 11।
आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में देखिए पूछा गया है 25 में आपका किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्न में से कौन सा परमाणु समान नहीं होंगे। देखिए बच्चों मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग को दो चीज़ पढ़ना है, एक समस्थानिक के बारे में और एक आता है समभारिक के बारे में। तो देखिए बच्चों अगर आप लोग का परमाणु संख्या समान हो, क्या परमाणु संख्या समान हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं और द्रव्यमान संख्या इसमें अलग अलग होता है। तो परमाणु संख्या समान रहेगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा, उसे क्या कह देंगे समस्थानिक। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था समस्थानिक में कौन सा परमाणु का समान नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बच्चों द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन वहाँ पे द्रव्यमान किससे मिलकर बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यहाँ पे न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा बच्चों सी इज द राइट आंसर न्यूट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का बच्चों उदाहरण जो है वो क्या हो जाएगा अमीबा। अमीबा क्या होता है एक कोशिकीय जीव होता है बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा गया बच्चों लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो देखिए बच्चों लाइसोसोम का निर्माण जो करता है वो गोल्जी उपकरण करते हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर गोल्जी उपकरण। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बच्चों बायोलॉजी में समझना नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट याद करना होता है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों को आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो बच्चों जो कोशिका झिल्ली के अंदर कोई चीज़ आना जाना जो करता है उस प्रक्रिया का नाम है बच्चों परासरण। क्या कहते हैं उसे परासरण इज द राइट आंसर। 28 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में पूछा गया पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो अगर पौधा है मान लीजिए तो इसका जो एकदम शीर्ष पर ऊपरी भाग पर है यहाँ पे कौन सा उत्तक पाया जाता है बच्चों। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं विभव ज्योतक कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा विभव ज्योतक। तो पौधे का शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है बच्चों विभव ज्योतक। आगे बढ़ते हैं 29 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 में लाल रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं। देखिए बच्चों जो लाल रक्त का तरल भाग होता है उसके आधात्री भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द राइट आंसर बच्चों जो कि सबसे आपका सूक्ष्मतम कण होता है। तो प्लाज्मा राइट आंसर हो गया आपका लाल रक्त का आधात्री भाग। 30 का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 31 में बोला गया श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो बच्चों श्वेत का मतलब होता है वाइट, और वाइट का मतलब यहाँ पे देखिए मिल्क है, तो दूध मिल्क वाइट जैसा होता है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बच्चों दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है। तो बच्चों याद रखिएगा रबी फसल जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर चना। तो जो बच्चों शीतकालीन यानी कि ठंडा में लगाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। शीतकालीन में इसको लगाया जाता है यानी कि अक्टूबर नवंबर महीना में बोई जाती है। तो बच्चों इसे कहते हैं रबी फसल। तो रबी फसल कौन कौन होता है गेहूँ चना मटर ये सब क्या होता है बच्चों रबी फसल होता है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों डी। वहीं पर आपका जो मक्का है यहाँ पर ये तीन चीज़ देखिए धान मक्का अरहर ये बच्चों कौन सा हो गया ये हो गया खरीफ फसल। धान मक्का तो बच्चों ये कंफर्म याद रखिएगा कौन सा फसल है खरीफ फसल जो आपका बरसात के दिन में बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में पूछा गया जीवों का जो वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होते हैं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी उसका कोशिका संरचना के आधार पर हम लोग बांटते हैं। इसका भी क्वेश्चन पहले की वीडियो में कराया गया है बच्चों जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर बांटते हैं तो उसका कोशिका संरचना के आधार पर बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में पूछा गया पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। तो पादप वर्ग में जितना भी पेड़ पौधा है उसका उभयचर किसे कहते हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रायोफाइटा यानी कि 34 का बी इज द राइट आंसर। 34 का क्या हो जाएगा बच्चों ब्रायोफाइटा राइट आंसर हो जाएगा जो क्या होता है ब्रायोफाइटा एक उभयचर होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में पूछा गया व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो व्हेल जो मछली है बच्चों वो 35 का राइट आंसर हो जाएगा स्तनपायी है। वो क्या है स्तनपायी। स्तनपायी बच्चों जो डायरेक्ट बच्चों को अपना दूध पिलाता है। तो यहाँ पे देखिए स्तनपायी जो है वो व्हेल मछली होते हैं। व्हेल मछली अंडा नहीं देते हैं बच्चों ये स्तनपायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं 35 के बाद 36 में पूछा गया वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। तो बच्चों वैश्विक ऊष्मन को ही बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो 56 का राइट आंसर हो गया आपका ए राइट आंसर हो गया
ग्रीन हाउस गैस पूछे या फिर वैश्विक ऊष्मन बोले, याद रखिएगा CO2 इसका उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो गया 36 का ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया जल प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। तो अगर जल प्रदूषण होता है तो इसमें क्या नहीं हो सकता है, फेफड़े से संबंधित रोग नहीं होगा, जल में ऑक्सीजन की कमी होगा, हैजा होगा, जल में तापमान में परिवर्तन होगा। तो कौन सा पूछा बच्चों, नहीं होगा। तो 37 का राइट आंसर हो गया आपका फेफड़े संबंधी रोग नहीं होगा बच्चों, ठीक है। फेफड़े संबंधी रोग आपका जल प्रदूषण होने से नहीं होता है। जल प्रदूषण होने से हैजा बीमारी हो जाता है बच्चों, और जल प्रदूषण होने से ऑक्सीजन की कमी होगा ही उसमें पानी में, और जल में तापमान में भी परिवर्तन होता है। फेफड़े से संबंधित बच्चों ये आपका हवा में वायरस फैलने से, संक्रमण होने से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जल में प्रदूषण होने से ये नहीं होगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों आप लोग का 38 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। असंक्रामक मतलब जो फैलता नहीं है बच्चों। तो 38 का राइट आंसर हो गया रतौंधी। रतौंधी बच्चों ये आंख से संबंधित बीमारी है। ये किसी ऐसा नहीं है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाएगा, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये नहीं फैलता है बच्चों। तो रतौंधी क्या है, ये असंक्रमण है, यानी कि फैलता एक आदमी से दूसरे आदमी में। वहीं पे देखिए खांसी जुकाम जानते हैं, अगर एक बच्चा को हो गया तो आसपास में रहने वाले को भी हो जाता है खांसी। हैजा बच्चों फैलता है, कालाजार भी फैलता है। तो असंक्रामक बीमारी कौन है, रतौंधी। ये आंख से संबंधित है बच्चों, याद रखिएगा रतौंधी किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। सारे क्वेश्चंस बच्चों जो भी कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस है, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। कॉपी में भी उतार के एक बार रिवीजन कर सकते हैं बच्चों, या फिर वीडियो को दोबारा रिवीजन, एक बार में अगर याद नहीं भी होता है तो आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। 15-15 मिनट का वीडियो होता है बच्चों, आप लोग 15 मिनट कभी भी रील्स वगैरह देखने में बिता देते हैं। उससे अच्छा है कि एक बार से 2 बार 3 बार वीडियो ही देख लीजिए, ताकि आप लोग एग्जाम में 40 में से 40 नंबर आ सके बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक लोग, यहाँ पे बच्चों लोग लिख दिया है, यहाँ रोग होना चाहिए था, रोग का उदाहरण है। तो देखिए जो दीर्घकालीन मतलब जो लंबा समय तक बीमारी रहता है, तो आप लोग जानते होंगे बच्चों 39 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बच्चों 39 का यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का हैजा हो रहा है, लेकिन बच्चों हमको लग रहा है आई थिंक मधुमेह भी होना चाहिए। दोनों ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया बच्चों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको गूगल करके कि कौन सा जो है वो लंबा समय तक बीमारी रहता है, मधुमेह या फिर हैजा। चलिए बच्चों इस पर आप लोग दोनों पे छोड़ते हैं, यही दोनों में से एक आंसर होगा। वैसे बच्चों जहाँ तक संभावना है हैजा मधुमेह होना चाहिए। मधुमेह क्यों बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज़। जानते हैं बच्चों आप लोग डायबिटीज़ आजकल लंबा समय तक रहता है ना। तो इस प्रकार बच्चों 39 का हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन आंसर बताने से पहले बच्चों अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें बच्चों, और अपने सहपाठियों पे शेयर कर दें। क्योंकि बच्चों इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का जब एग्जाम दे के आइएगा तो उसका ओरिजिनल आंसर जो है आप लोग को अपलोड किया जाएगा सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से, जिसमें आप आंसर की मिला सकते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग जब 29 और 30 तारीख को एग्जाम दे के शाम में आइएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो का आंसर की जो आप लोग टिक करके आए होंगे उसको जरूर से जरूर मिलाइएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना में से कितना आया बच्चों। इसीलिए ओरिजिनल आंसर की भी अपलोड इसी चैनल के माध्यम से होगा, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं। तो बच्चों जो जीवाणु होते हैं वो आपका मोनेरा ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं, मोनेरा वर्ग में आते हैं बच्चों। 40 का बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों आप लोग का नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट का रहेगा ये कमेंट करके बताइएगा, उसी सब्जेक्ट पर हम वीडियो बना देंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट किस सब्जेक्ट में किस विषय का क्वेश्चंस आप लोग का MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए बच्चों। तो आप लोग का 9 क्लास का सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पे MCQ पे फोकस कीजिए। तो MCQ आने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं बच्चों, सब्जेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से याद कीजिए। और हाँ बच्चों आप लोग का अगला वीडियो कौन सा विषय का होने वाला है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसी का मोस्ट VVI क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड।